नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू गैस में। हम करंट अफेयर देखेंगे। वह है एक प्राकृतिक घटना से संबंधित। उसका नाम है अल नीनो। अल नीनो के साथ ला नीनो, एंसो और अपवेलिंग जैसे जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, बार बार पेपर में आते हैं, मीडिया में भी आते हैं। और इससे क्वेश्चन ही पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए समझने के लिए। क्या बोलेंगे आप? अल नीनो, फिर है ला नीनो, एंसो और इसके साथ अपवेलिंग। ये सब जियोग्राफिकल शब्द है। तो एल लिखिए, नीनो। इसमें से अल नीनो, ला नीनो, इनका एक प्रभाव संयुक्त रूप से है। विश्वव्यापी प्रभाव पड़ता है, प्राकृतिक मौसमी घटनाएं पड़ता है। इसके कारण बाढ़, सूखा, चक्रवात जैसे चीजें घटित होती है। विशेष रूप से अल नीनो, अगर एक अल नीनो आप समझ जाएंगे तो सारी चीज समझ जाएंगे। है क्या? पहले समझिए इससे क्या है। इससे बाढ़ आते हैं, सूखा आ रहा है, चक्रवात है, प्राकृतिक अनमौसमी घटनाएं हैं, ये आ रहे हैं। अगर अधिक गर्मी पड़ रही है अभी, और इस साल अधिक गर्मी पड़ेंगे 2024 में, मान लेता हूँ एक्सट्रीम गर्मी। यूरोप में हीट वेव चलने वाला है, बहुत सारे लोग मरने वाले हैं अभी यूरोप में। भारत में भी गर्मी आएगी, लू चलेंगे। और अधिक गर्मी क्यों आ रही है तो समझना है आपको, सिर्फ एल नीनो इसके लिए फैक्टर है। तो सवाल, एल नीनो है क्या? तो एल नीनो है एक समुद्री धारा। वो मैं आपको, एक समुद्री गर्म जल धारा है। और कैसे होती है घटना? तो इसमें क्या है, समुद्री धारा है, एक गर्म जल धारा है, एल नीनो। एक नॉर्मल समान ताप में अभी एल नीनो को आप किनारे करेंगे। पहले एक समान नॉर्मल रूप से, समान रूप से क्या होता है जब एल नीनो का सीजन ना हो, तो व्यापारिक पवनें चलती है। व्यापारिक पवनें क्या होती है? जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, अर्थात ट्रेड वाइंड है, हवाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। कर्क रेखा से, बोलना है आपको, मकर रेखा के बीच में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश के बीच चलती है। तो नॉर्मल स्थिति में होता है एक समान रूप से। इस स्थिति में जब व्यापारिक पवनें चलती है, ट्रेड विंड, तो कहाँ से चलती है? जो दक्षिण अमेरिका है, इस साइड से चल रही है ट्रेड विंड। और हवाएं के चक्कर में क्या होता है, यह हवाएं अपने साथ समुद्री धाराओं, जो धारा है उसको लेके आती है। ये उष्णकटिबंध क्षेत्र में घटित घटना है। उष्णकटिबंध, तो उष्णकटिबंध क्षेत्र में क्या होता है, व्यापारिक पवनें चल रही है। व्यापारिक पवनें जो हवा को पूर्व से पश्चिम की ओर ला रही है। इस व्यापारिक पवनों के रिजल्ट के फलस्वरूप जो समुद्र की सतह का जल रहता है, वह पूर्व से पश्चिम की ओर आता है। अर्थात प्रशांत महासागर में जो जल है, वह दक्षिण अमेरिका से, बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की ओर चलता है। तो भारी मात्रा में जल चल रहा है। और ये जल उष्णकटिबंध क्षेत्र में है तो गर्म जल होते हैं। धीरे धीरे गर्म जल जो है ऑस्ट्रेलिया के तट, और बोलना है आपको इंडोनेशिया के पास एकत्रित होते रहते हैं नॉर्मल स्थिति में। रिजल्ट ये रहता है, जैसे जैसे जल एकत्रित होता है, गर्म जल है, तो इनका स्तर ही बढ़ता है। 0 से 5 डिग्री थोड़ा सा ऊपर का स्तर रहता है।
अर्थात गर्म जल जो रहते हैं थोड़ा गर्म होने के कारण फैलते हैं, ऊपर आते हैं, ऊपर आने से उसका एक स्तर बढ़ जाता है। अगर पहले 10 मीटर था तो इसमें आधा पॉइंट और जोड़ लीजिए, 10.5 मीटर हो गया। एक हाइट है गर्म के कारण। ये पूरा क्षेत्र में जल स्तर बढ़ गया और पूरा क्षेत्र जो है गर्म जल धाराओं के प्रभाव में है। इसका कारण है व्यापारिक पवनें नॉर्मल स्थिति में। अब यहाँ पे पूरा का पूरा जो टेम्परेचर रहता है अधिक हो जाता है। जब टेम्परेचर अधिक रह जाते हैं तो यहाँ पे मानसून बनती है, अधिक सक्रिय हो जाती है, वर्षा होती है। पूरा इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के वाले तट पे वर्षा हो रही है नॉर्मल स्थिति में। तो हुआ क्या, समुद्री जो धाराएं हैं, जल धाराएं हैं उष्णकटिबंध क्षेत्र में बह रही है, गर्म जल धारा है ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के तट पे पहुंच रही है। यहाँ पे जल स्तर बढ़ जा रहा है और ये हो रहा है व्यापारिक पवनों के परिणाम स्वरूप। जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, इस पूरे क्षेत्र में वर्षा होती है, पर्याप्त हो रही है। लेकिन जब अल नीनो आता है, अल नीनो आता कब है तो 2 से 7 साल के बीच में आता है। एग्जैक्ट पता नहीं है कि इस साल आएगा कि अगले साल आएगा। 2 से 7 साल के बीच घटना घटित होती है। अर्थात इसका काउंटडाउन आप करेंगे, देखिए 2 से 7 साल में घटित घटना है। घटना मान लेता हूँ 2020 में आया था तो इसमें 2 से 7 साल जोड़ सकते हैं। अर्थात 2021 में भी आ सकता, 2022 में आ सकता है, 2023 में आ सकता है या 2024-25 में भी आ सकता है। धीरे धीरे अल नीनो घटित घटना है और बड़ी मात्रा में जो जल रहता है वो एकत्रित होता है। किस तरीके का जल बोलना है, समुद्री गर्म धारा, समुद्री जल धारा जो गर्म है। तो नॉर्मल स्थिति में व्यापारिक पवनें चलती है। व्यापारिक पवनों को क्या करता है, अल नीनो जब आते हैं 2 से 7 साल में, ये घटना है, प्राकृतिक घटना है। इस क्यों आते हैं किसी को नहीं पता है, बस इतना पता है कि अल नीनो है, ये आ रहे हैं 2 से 7 साल के बीच में। जब ये आते हैं तो व्यापारिक पवनें जो नॉर्मल रूप से गर्म धाराओं को ला रही है ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के तट पे, इसे कमजोर कर देता है। अर्थात व्यापारिक पवनों को अल नीनो कमजोर कर देती है। अब धाराएं उल्टा दिशा में बहती है, इक्वाडोर, चिली, पेरू के तट की ओर। और बड़ी मात्रा में यहाँ पे क्या रहता है, गर्म धारा जल की एकत्रित होती रहती है। तो स्थिति उल्टी हो गई। किस कारण से उल्टी हुई, तो अल नीनो से। यहाँ पे गर्म जल धारा हो गई। इसका मतलब है इस वाले तट पे जब जल धारा गर्म होगी तो अब यहाँ पे संवहन धारा बनेगी। अगर जल धारा गर्म होती है तो इसे लिखना है संवहन धारा बनते हैं। वहां की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठेगी और वर्षा करेगी। तो पेरू के तट, चिली के तट, इक्वाडोर पे भारी वर्षा करती है। कब, जब अल नीनो आते हैं, क्योंकि समुद्र का जल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। जब गर्म होते रहते हैं तो 10 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। नॉर्मल स्थिति की तुलना में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ जा रहा है। और जो धाराएं हैं गर्म जल धारा, इसके कारण संवहन धारा बनती है। अर्थात संवहन एक चीज है जब वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में जल की धारा गर्म हो गई तो इससे लगने वाली वायु भी गर्म होगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के संघनित हो जाएगी, वर्षा करेगी और पेरू के तट के पास भारी वर्षा करती है। इक्वाडोर, पेरू और चिली में बाढ़ लाती है। ये अल नीनो से है। और इस साइड में विपरीत परिस्थिति आ गई। जो इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है जहाँ पे समान रूप से व्यापारिक पवनें वर्षा कराती थी गर्म जल धाराओं से, अब उल्टा स्थिति हो गई। जब पेरू के तट पर पर्याप्त वर्षा हो रही है तो यहाँ पे वर्षा कम होती है और यहाँ पे वायु दाब अधिक हो जाता है, उल्टी स्थिति आ जा रही है। आपको यही चीज समझना है। यहाँ पे वायु दाब और तापमान, इन दोनों के बीच में विलोम का संबंध है। जब वायु दाब अधिक होती है, इसको करेंगे, जब वायु दाब अधिक रहती है तो तापमान क्या रहता है, तापमान कम रहता है। जब तापमान अधिक होता है तो वायु दाब कम हो जाते हैं क्योंकि वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। उस पूरे क्षेत्र में
कमजोर वायुदाब का क्षेत्र बनता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अधिक प्रेशर का क्षेत्र बन गया, अधिक वायुदाब हो गए, और इधर वायुदाब कम हो गया। तो इधर वर्षा कम होते हैं, अर्थात इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के तट पे वर्षा कम हो रहे हैं और उस साइड में वर्षा अधिक हो रहे हैं। तो ये है अल नीनो। अल नीनो से इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ उत्तरी भारत, प्रायद्वीप भारत सूखे की चपेट में आते हैं, वर्षा कम होती है। एक शब्द है एंसो। अल नीनो के साथ साउथ ओसिलेशन जोड़ दिया, अर्थात दक्षिण दोलन। दक्षिण दोलन। तो अल नीनो समुद्री धारा थी, और जो दक्षिण दोलन है ये क्या है, दक्षिण दोलन तो एक साइड प्रशांत महासागर का दाब, प्रशांत महासागर का वायुदाब, और दूसरे साइड हिंद महासागर का वायुदाब। इन दोनों के दाब को दक्षिण दोलन बोला जाता है। जब प्रशांत महासागर में वायुदाब अधिक होता है तो हिंद महासागर में वायुदाब कम होगा। जब इस साइड वायुदाब कम होंगे प्रशांत महासागर में, तो हिंद महासागर में वायुदाब अधिक होगा। अब अल नीनो को साउथ ओसिलेशन के साथ जोड़ दें तो बोला जाता है एनसो, अर्थात अल नीनो प्लस साउथ ओसिलेशन। ये दोनों एक साथ घटित घटना है, क्योंकि जो जियोग्राफी में जलवायु रहते हैं, जलवायु के फैक्टर है, कारक हैं, वर्षा, तापमान, वायु दाब, पवन, पवन की गति व दिशा। इसमें से एक भी चीज प्रभावित होगी, सारा चीज प्रभावित होगा। अगर वायु दाब प्रभावित है तो पवनों को प्रभावित करेगा, पवन की दिशा को प्रभावित करेगा। वायु दाब है तो तापमान को प्रभावित करेगा, तापमान है तो वायु दाब, वर्षा, सब आपस में जुड़े हुए हैं। कोई भी एक जो जलवायु के फैक्टर हैं आइसोलेटेड नहीं है, संयुक्त रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो वायु दाब तापमान को प्रभावित करेगा, तापमान वायु दाब को प्रभावित करेंगे, पवनों की दिशा गति को प्रभावित करेंगे, और ये इसको प्रभावित करेगा, वर्षा प्रभावित होंगे, सब आपस में एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। अगर प्रशांत महासागर में वायु दाब अधिक बन जाए तो अब क्या होता है, हिंद महासागर में वायु दाब कम होगा। तो इस स्थिति में वर्षा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि वायु दाब क्या होता है, पवनों को गति कराता है। वायु हमेशा अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर चलते हैं, और हिंद महासागर में जब वायु दाब अधिक होगा तो प्रशांत महासागर में वायु दाब कम होगा, और इस स्थिति में वर्षा क्या होंगे, कम होंगे। किसमें, भारत में। भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि एनसो का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब भी प्रशांत महासागर में वायु दाब अधिक हो जाए तो फिर क्या बोलना है, हिंद महासागर में वायु दाब कम होता है। जब हिंद महासागर में वायु दाब कम होगा तो पवनों को लेके आएगा हिंद महासागर की ओर, क्योंकि वायु दाब जो है वह पवनों को लेके आ रहे हैं अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर। रिजल्ट है, पवन हिंद महासागर से आते हैं और वर्षा कराते हैं। हिंद महासागर से आने के कारण जो वर्षा हो रही हो वह मानसूनी वर्षा है। तो इन दोनों एक साथ घटित घटना है। इसके साथ है ला नीनो। एल नीनो का उल्टा करना है ला नीनो। ला नीनो तो ऑस्ट्रेलिया का तट और मैप तो अभी फिलहाल कैसे ही बना लीजिए। बस एक समझने के लिए खाकर ऊपर नीचे हो सकते हैं। यहाँ बात करते हैं ला नीनो। अल नीनो का विपरीत स्थिति है। अल नीनो में समुद्री गर्म धाराएं बह रही थी, तो यहाँ पे ठंडी धाराएं बहेगी। तो ला नीनो क्या है, समुद्र की ठंडी धारा, समुद्र की ठंडी धारा। ये पेरू का तट है प्लस चिली इक्वाडोर है। यहाँ पे
ला नीनो में क्या रहता है, तो बोलना है इस तट के पास समुद्र की धाराएं ठंडी रहती है। नॉर्मल स्थिति है ला नीनो की, तो उस समय भारत में तो पर्याप्त वर्षा होंगे, लेकिन ला नीनो की स्थिति में भारत में वर्षा जो रहते हैं वह कमजोर पड़ जाता है। अब इस स्थिति में यहाँ पे अवेलिंग की घटना होती है। अवेलिंग एक शब्द आ रहा है, अवेलिंग। अवेलिंग क्या है? ठंडा जल। जब समुद्र का जल गर्म होता है तो ठंडा जल क्या रहेगा? ऊपर आएगा। गर्म जल प्लस ठंडा जल, तो ठंडा जल का ऊपर आना ये कहलाता है आपका अपवेलिंग। जब ठंडा जल पेरू के तट के पास ऊपर आता है तो इसके साथ में बहुत सारे न्यूट्रिशन बोलेंगे, पोषक पदार्थ आते हैं, जैसे नाइट्रोजन प्लस फास्फेट। जब नाइट्रोजन फास्फेट जैसे पोषक पदार्थ आते हैं, इस पोषक पदार्थ को कौन खाता है, तो बोलना है आपको फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन। तो फाइटो छोटे छोटे जीव हैं, फाइटोप्लैंक्टन समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव फाइटोप्लैंक्टन है। जब फाइटोप्लैंक्टन अधिक रहते हैं तो जूप्लैंक्टन अधिक रहता है। अर्थात फाइटो मतलब पौधे का छोटा छोटा जीव, छोटे छोटे जीव है पौधे में, इसे जू खाते हैं, अर्थात जीव खा रहे हैं पौधे को। जब फाइटोप्लैंक्टन अधिक रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण भी अधिक होगा। जब प्रकाश संश्लेषण अधिक होते हैं तो एनर्जी भी अधिक बनती है। ये सब जुड़े हुए प्रोसेस है, बहुत टफ है, इतना भी आसान नहीं है समझने में। फिलहाल आप एक चीज समझ रहे हैं कि अपवेलिंग में क्या होता है, गर्म धारा की जगह ठंडी धारा आ जाती है। जब ठंडी जल धारा ऊपर आती है तो पोषक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन फास्फेट भी ऊपर आ जाते हैं, समुद्र के तल पे आ रहे हैं। इस पूरे इलाके में समुद्र के तल पे आ गए। इसमें नाइट्रोजन है, फास्फेट है, रिजल्ट है फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन जिनको चाहिए नाइट्रोजन और फास्फेट प्लस सूर्य का प्रकाश अवशोषित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और एनर्जी बनाते हैं। जब फाइटोप्लैंक्टन अधिक हैं तो जू प्लैंक्टन भी अधिक रहते हैं। इस जू प्लैंक्टन को, फाइटोप्लैंक्टन को मछलियां खा रही है। अब मछली के कारण मछुआरे रहते हैं और जल से बड़ी मात्रा में मछलियों को पकड़ते हैं। तो पूरा मछली इंडस्ट्री प्लस मछुआरे का जीवन डिपेंड करता है अपवेलिंग में। और ये घटना ला नीनो के समय ही होती है। तो ला नीनो अल नीनो का विपरीत स्थिति है। ला नीनो में समुद्र की ठंडी धाराएं पेरू के तट के पास बहती है, इस समय यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। ला नीनो के समय यहाँ पे वर्षा होती है। अब है ला नीनो भारत में वर्षा कराने के लिए जरूरी है। अल नीनो भारत में सूखा की स्थिति लाती है, भीषण गर्मी पड़ते हैं। अल नीनो के कारण, ला नीनो के कारण मौसम ठंडा रहता है। तो अल नीनो, ला नीनो और अपवेलिंग, कभी कभी अपवेलिंग के बारे में पूछ लेता है, और एंसो, ये सब आपस में जुड़े हुए शब्द हैं। जब अपवेलिंग की घटना नहीं घट रही है तो आपको समझना है कि अल नीनो आ रहे हैं, अर्थात जब यहाँ पोषक तत्वों की कमी पड़ जा रही है, मछली नहीं आ रहे हैं, तो अब आपको समझना है कि अल नीनो वाली स्थिति है और 2 से 7 साल के बीच में घटित घटना है। एग्जैक्ट ईयर नहीं पता रहता है कि कब आएंगे, बस अनुमान लगता है कि इस साल रहेंगे, इसका प्रभाव रहेगा। हो सकता है अगले साल अधिक और एक्सट्रीम प्रभाव रहेगा। जैसे जैसे अल नीनो अधिक प्रभाव रहता है समुद्र उतने ही अधिक गर्म होंगे। एक बार और थोड़ा अल नीनो को देखिए। इसमें अल नीनो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल नीनो के कारण क्या है, समुद्र की जल गर्म हो रही है, जल गर्म हो रही है। जब अल नीनो और अधिक आएंगे तो समुद्र की जल और अधिक गर्म होगी। जब समुद्र की जल गर्म होगी तो और ऊपर फैलेगी, अर्थात जल स्तर और अधिक होगा। समुद्र में एक गर्म जल का स्तर होता है, एक ठंडा जल का स्तर रहता है। ठंडा जल स्तर और गर्म जल स्तर, ये जो स्तर इसे बोला जाता है थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन एक स्तर है जहां पे क्या रहते हैं, दो अलग अलग लेयर समुद्र के। समुद्र का ऊपर का जल सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म हो जाता है, तो नॉर्मल है। नीचे के जो जल रहते हैं वहां तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो जल ठंडा रहता है। तो स्तर रहते हैं, और अधिक नीचे जाएंगे तो थर्मोक्लाइन और अधिक नीचे चला जाएगा। तो थर्मोक्लाइन एक स्तर है, समुद्री जल का स्तर है।
लेकिन अल नीनो से क्या होते हैं, समुद्र का जल अधिक गर्म होता है तो थर्मोक्लाइन का स्तर थोड़ा बढ़ जाता है। अर्थात यहाँ पे छोटा था, गर्म जल धारा की एक स्तर है, ठंडी जल धारा की स्तर, तो अब यहाँ पे ऐसे कर लेंगे कि गर्म जल धारा की एक स्तर है, ये अधिक ऊपर उड़ गए। क्यों ऊपर उठे हैं, तो इसका कारण है थर्मोक्लाइन का स्तर अधिक क्यों है, क्यों अधिक गर्म जल स्तर उठे, तो बोलना है अल नीनो से हो गए। जब अधिक गर्म जल धाराएं होगी तो उसके बाद कोस्ट के पास जो था आपका, इस तरीके से जो कोस्ट बना हुआ है, पेरू, इक्वाडोर और चिली, यहाँ पे और अधिक वर्षा होगी, बाढ़ की स्थिति आएगी। वर्षा आएंगे तो बाढ़ आएंगे, भूस्खलन होगा, पूरा इलाका तबाही और नेचुरल डिजास्टर से प्रभावित है, प्राकृतिक आपदा। तो ये अल नीनो पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे अधिक अल नीनो स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, तो भारत जैसे क्षेत्रों में वर्षा कम होगी। भारत में क्या होगा, वर्षा कम होगा, भारत में सूखा पड़ेगा, भारत में अधिक गर्मी पड़ेंगे, लू और अधिक चलेंगे। अब अल नीनो जैसे जैसे स्ट्रांग होते हैं तो ऊपरी वायुमंडल परिसंचरण को प्रभावित करते हैं। ऊपरी वायुमंडल परिसंचरण अर्थात जिसे सिंपल भाषा में बोला जाता है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, तो अल नीनो जेट स्ट्रीम को प्रभावित करता है। जेट स्ट्रीम क्या रहते हैं, तो ये जो ऊष्मा की मात्रा है, ऊष्मा की मात्रा को विश्व पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, वितरण करता है। अर्थात जहाँ पे अधिक ऊष्मा है उसे एक जेट, जेट मतलब इंजन है, जेट स्ट्रीम अधिक ऊष्मा को कम ऊष्मा वाले क्षेत्र की ओर ट्रांसफर कर दे रहा है। उष्णकटिबंध क्षेत्र में अधिक तापमान है, यहाँ पे हीट अधिक है, ऊष्मा अधिक है, तो उष्णकटिबंध क्षेत्र से ऊष्मा जेट स्ट्रीम के द्वारा बोलेंगे आर्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिका क्षेत्र की हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे अल नीनो आएंगे तो तापमान अधिक गर्म होगा। अब अधिक हीट को जेट स्ट्रीम कहाँ ले जाएगा, तो ले जाएगा ठंडा वाला क्षेत्र, जैसे कि आर्कटिक में, कनाडा में, और यूएस का उत्तरी भाग अलास्का अलास्का साइड ले जाएंगे। तो आर्कटिक, कनाडा, अलास्का में अधिक हीट पहुंच जाएगी। जब अधिक हीट पहुंचेगा तो तापमान अधिक बढ़ेगा, और यहाँ पे क्या आएंगे, हीट, अधिक हीट के कारण फिर वही बात है कि सूखा पड़ेंगे, गर्मी पड़ेगा, कहीं पे चक्रवात बनेंगे, कहीं वर्षा होगी। प्लस जेट स्ट्रीम, इसका भी पेंडुलेशन होता है, अर्थात बोलेंगे दक्षिण उत्तर की ओर मुड़ जाता है। इस अल नीनो से जेट स्ट्रीम प्रभावित होता है, ऊपरी वायुमंडल प्रभावित होता है, जेट स्ट्रीम दक्षिण और उत्तर की ओर मुड़ते हैं, दक्षिण व उत्तर की ओर। और जिस दिशा में मुड़ रहे हैं उस दिशा में ऊष्मा को अधिक मात्रा में ले जा रहे हैं। इसका मतलब है अधिक गर्मी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है जेट स्ट्रीम, और जिस क्षेत्र में चल रहे हैं उस क्षेत्र में प्रभावित करता है। अब इसको करंट से जोड़ लीजिए थोड़ा सा, जहां पे अभी करंट में स्थिति खराब हो रही है अल नीनो से, वह है अफ्रीका कंटिनेंट का दक्षिण वाला भाग। ये अफ्रीका कंटिनेंट है, इसका बोलेंगे दक्षिण वाला भाग, ये जो भाग है अल नीनो से इस समय बहुत अधिक प्रभावित है। क्यों प्रभावित है, इस वाले भाग में सूखा पड़ रहा है, बोलेंगे सूखा है, नदियां सूख रही है, नदियां सूख रही है, कई क्षेत्रों में पानी की कमी हो गई है, नदी जो है नदी सूख रही है, पानी की कमी हो गई है। इस क्षेत्र में जैसे कि बोत्सवाना में हिप्पोपोटामस मिलते हैं। हिप्पोपोटामस एक जीव है जो कि जल में रहता है, इसकी संख्या बोला जाता है बोत्सवाना में ऑलमोस्ट 2000 की संख्या में। तो हिप्पोपोटामस जो बोत्सवाना में मिल रहे हैं, जिनकी संख्या 2 है, इनका अस्तित्व किस पे डिपेंड कर रहा है, तो नदी पे। नदी सूख रही है क्योंकि अल नीनो के कारण गर्मी अधिक आ रही है। तो दक्षिण अफ्रीका, अर्थात अफ्रीका का दक्षिण वाला भाग जो है इस समय विकराल स्थिति में है। एग्रीकल्चर में बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जब भी अल नीनो आते हैं तो सूखे की स्थिति आती है, कृषि का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जो कृषि फसल है वो कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे, क्योंकि जल नहीं मिलती है, भूमि में नमी की कमी हो जाएगी। जब भूमि में नमी की कमी हो गई, जल नहीं मिल रहे हैं, नदी नहीं मिल रही है, सिंचाई तंत्र कमजोर पड़ जाएगा,
इस स्थिति में कृषि का प्रोडक्शन कम होता है। जब कृषि का प्रोडक्शन कम होता है तो अकाल जैसी स्थिति बनती है। तो इस समय अफ्रीका महाद्वीप के कई, जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, इसके कई राष्ट्रों में इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। अकाल की स्थिति देखी जा रही है, इनको खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी। सेकेंड है कि ये पहले से गरीब राष्ट्र हैं, प्रति व्यक्ति आय कम है, कृषि भी नहीं होते हैं। तो ये करंट से जोड़ना है आपको। अल नीनो घटित घटनाएं क्यों होते हैं, अब इसके बारे में पता कर रहे हैं साइंटिस्ट। लेकिन विश्व के जलवायु को प्रभावित करता है। शायद ही कोई राष्ट्र अल नीनो से प्रभावित बचता हो, इसके प्रभाव से बचता हो। इसके रोकने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक घटना है। अभी देखना है आपको कि कैसे रोका जाए। कोई प्राकृतिक घटना है और इतने मास लेवल पे जब चलती है प्राकृतिक घटना, तो इसे रोकना असंभव है। इवन अल नीनो का प्रभाव और अधिक विकराल होगा अगर अल नीनो को आप जीवाश्म के साथ जोड़ दें। जीवाश्म अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है, इसके साथ जोड़ दे। जैसे जैसे अधिक हीट मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, जैसे जैसे उत्सर्जन होगा, वायुमंडल और अधिक गर्म होगी। इस स्थिति में अल नीनो और अधिक प्रभावशाली होंगे। जैसे जैसे अल नीनो अधिक प्रभावशाली होंगे तो सूखे की स्थिति, गर्मी की स्थिति और वैसे वैसे बढ़ेगी। तो कुल मिला के इसको रोकने का उपाय और कुछ नहीं, एक सिंपल है, ज्यादा से ज्यादा वन लगाना। फॉरेस्ट, अकेले वन ही हैं जो इन सब समस्या का समाधान कर सकते हैं। अदरवाइज मास लेवल पे घटने वाली घटना है, वर्ल्ड लेवल पे घट रही है, अलग अलग महाद्वीपों को, राष्ट्रों को प्रभावित कर रही है। तो कोई एक विशेष पार्टिकुलर कंट्री तो रोक नहीं सकता है। नहीं रोकने के कोई इस तरीके से मशीन उपकरण बनाए जा सकते हैं कि इसके रोक लिया जाए। ओनली है प्राकृतिक चीज की ओर आना होगा, और वो है वनस्पति, फॉरेस्ट, जो कि तापमान को कम कर सकते हैं और अल नीनो के प्रभाव को, जो विकराल होने वाले हैं, उसको कम कर सकता है। बस यही है। देखिए वीडियो थोड़ा टफ है, लेकिन अंडरस्टैंड करिए एक बार। बस आज के लिए इतना ही।